नमस्कार। आज हम शरीर के एक बहुत ही अहम संतुलन पर बात करने वाले हैं, एसिड बेस बैलेंस। हाँ, मतलब जब ये गड़बड़ा जाता है तो एसिडोसिस या एल्कलोसिस जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प फ्लो चार्ट है जो दिखाता है कि डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो चार्ट के हिसाब से सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो है खून का पीएच लेवल, है ना? एग्जैक्टली ये पहला क्लू है। नॉर्मल होता है करीब 7.35 से 7.45 के बीच। तो अगर पीएच 7.35 से नीचे चला गया तो मतलब खून में एसिडिटी बढ़ गई, एसिडोसिस। हाँ, एसिडोसिस। और अगर 7.45 से ऊपर गया तो वो एल्कलोसिस हो गया, मतलब बेस बढ़ गया। बिल्कुल सही। पीएच ने बता दिया कि प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम क्या है? रेस्पिरेटरी यानी फेफड़ों से जुड़ी या मेटाबॉलिक मतलब शरीर की केमिस्ट्री से जुड़ी? हाँ, ये पता लगाने के लिए आगे क्या देखते हैं? उसके लिए है दो जासूस, PICO2 और HCO3। PICO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, खून में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरह से एसिड की तरह काम करती है पानी के साथ मिलकर, और इसे कंट्रोल करते हैं हमारे फेफड़े। और HCO3? HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, ये शरीर का मेन बेस है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला बफर, और इसे ज्यादातर किडनी संभालती है। अच्छा, तो मान लीजिए पीएच कम है, एसिडोसिस है। अब PCO2 और HCO3 कैसे बताएंगे कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक? देखिए, अगर एसिडोसिस में PCO2 ज्यादा है, मतलब 44 mmHg से ऊपर, तो इसका सीधा मतलब है कि फेफड़े काफी CO2 बाहर नहीं निकाल पा रहे। CO2 जमा हो रही है, एसिड बढ़ रहा है। तो ये हुआ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जैसे वायु मार्ग में कोई रुकावट हो, अस्थमा या COPD जैसे फेफड़ों की पुरानी बीमारी हो, या फिर सांस लेने वाली मांसपेशियां कमजोर हो गई हों। ओके। और अगर PCO2 नॉर्मल या कम है लेकिन HCO3 कम है, 20 मेगा इक्वल से नीचे, तो फिर गड़बड़ मेटाबॉलिक है। मतलब या तो शरीर में कहीं एसिड ज्यादा बन रहा है, या फिर शरीर अपना बेस यानी बाइकार्बोनेट खो रहा है। ये मेटाबॉलिक वाला थोड़ा और मुश्किल लग रहा है। इसमें वो एनायन गैप की बात आती है ना? ये क्या चीज़ है? हाँ, एनायन गैप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। देखिए, हमारे खून में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये सब। हाँ, तो एनायन गैप एक कैलकुलेशन है जो हमें उन नेगेटिव आयनों का अंदाजा देता है जिन्हें हम रूटीन में नहीं नापते। अक्सर ये एसिड वाले आयन होते हैं। अच्छा। तो अगर ये गैप बड़ा हुआ है, हाई एनायन गैप, तो मतलब खून में कोई फालतू एसिड जमा हो गया है। जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन बॉडीज, या लैक्टिक एसिडोसिस में लैक्टेट, या फिर मेथनॉल या एस्पिरिन जैसी चीजों की पॉइजनिंग। वो गोल्ड मार्क वाला नुस्खा इसी के लिए है। ओह, ओके। और अगर एनायन गैप नॉर्मल है पर एसिडोसिस है? अगर गैप नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि शरीर फालतू एसिड नहीं बना रहा, बल्कि अपना बेस यानी HCO3 खो रहा है। जैसे डायरिया में? बिल्कुल, डायरिया इसका क्लासिक उदाहरण है। बहुत सारा बाइकार्बोनेट शरीर से निकल जाता है। या फिर कुछ किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसके लिए वो हार्ड एस वाला नुस्खा है। समझ गया, काफी डिटेल है ये। अब बात करते हैं एल्कलोसिस की, जब पीएच 7.45 से ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ कहानी थोड़ी उलट जाती है। अगर एल्कलोसिस है और PCO2 कम है, 36 mmHg से नीचे, मतलब CO2 कम हो गई खून में। एग्जैक्टली। तो ये है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ऐसा तब होता है जब कोई बहुत तेजी से सांस लेने लगता है, हाइपरवेंटिलेशन, जैसे पैनिक अटैक में या ज्यादा ऊंचाई पर। हाँ, या तेज बुखार में, या प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। तेज सांस लेने से शरीर से ज्यादा CO2 बाहर निकल जाती है, तो एसिड कम हो जाता है। ठीक है। और अगर PCO2 नॉर्मल या ज्यादा है पर HCO3 ज्यादा है, 28 MEQ से ऊपर, तो वो हुआ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मतलब शरीर में बेस ज्यादा हो गया है। अच्छा। अब यहाँ चार्ट में यूरिन क्लोराइड देखने को कहा गया है, इसका क्या रोल है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में यूरिन क्लोराइड हमें बताता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है और इलाज कैसे करना है। कैसे? अगर यूरिन में क्लोराइड कम है, 20 मिलीमोल पर लीटर, तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि शरीर ने एसिड खोया है, जैसे बहुत उल्टी होने से, पेट का एसिड निकल गया, या कुछ ड्यूरेटिक दवाइयों से।
ऐसी स्थिति में अक्सर सलाइन ड्रिप देने से क्लोराइड और वॉल्यूम ठीक होता है और एल्कलोसिस सुधर जाता है। इसे सलाइन रेस्पॉन्सिव कहते हैं। और अगर यूरिन क्लोराइड ज्यादा हो 20 मिलीमोल पर लीटर। अगर क्लोराइड ज्यादा है तो वजह अक्सर कुछ और होती है, जैसे कोई हार्मोन की गड़बड़ी, मिसाल के तौर पर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें शरीर पोटेशियम और एसिड खोता है। ये स्थितियां सलाइन देने से ठीक नहीं होती, इन्हें सलाइन रेजिस्टेंट कहते हैं और इनका इलाज अलग होता है। अरे वाह, तो मतलब पीएच, PCO2, HCO3, फिर एनायन गैप और फिर यूरिन क्लोराइड, ये सब मिलकर पूरी पहेली सुलझाते हैं, तो प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। और वो जो दाईं और ग्राफ है वो भी इन तीनों पीएच, PCO2, HCO3 के बीच का रिलेशन दिखा रहा है अलग अलग स्थितियों में। कितना कॉम्प्लेक्स बैलेंस है ये। सच में ये चार्ट हमें यही समझाता है कि शरीर का ये एसिड बेस सिस्टम कितना नाजुक और जटिल है और हर गड़बड़ी के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि खून की ये सिंपल से लगने वाले टेस्ट शरीर के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में इतनी गहरी जानकारी दे सकते हैं। हाँ, और आखिर में एक बात सोचने वाली ये है कि हमारा शरीर 24 घंटे इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए लगातार कितनी मेहनत करता है। सही बात है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो ये सिर्फ कुछ नंबर्स का ऊपर नीचे होना नहीं है, ये अक्सर किसी अंदरूनी ज्यादा गहरी प्रॉब्लम का एक सिग्नल होता है। तो एसिडोसिस या एल्कलोसिस का पता लगाना तो बस डायग्नोसिस का पहला कदम है। असली चैलेंज तो उस मूल कारण को समझना और उसका इलाज करना है, जिसकी वजह से ये पूरा संतुलन बिगड़ा, वो जानना जरूरी है।